इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं ये अब पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि उसकी टाइप्स बता दी कि किस तरह के रिएजेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं ये आपको ये बताते हैं कि रिएजेंट जो अटैक करता है जब, तो उसके बाद किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आती हैं। और एक पूरा कंपाउंड लिखा हुआ है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको हम कैसे देख के पता चलेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ जा रही है, स्टेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही। इस तरह की चीजें हमें इससे जजमेंट में हेल्प करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वाई रीएजेंट अटैक, रीएजेंट अटैक क्यों करेगा। रीएजेंट वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसको हम रीएजेंट कहते हैं। ठीक है, वो क्यों अटैक करेगा वो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। जैसे ये एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है, CH3C के पास यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। CH, फिर ये CO नेगेटिव H, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है। एक तरह की ये भी इंटरमीडिएट स्टेज है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। अब O के पास नेगेटिव चार्ज है, 2 लोन पेयर भी हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जो पॉजिटिव चीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वो इसके साथ अटैच होगा ना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में, इस कार्बन ग्रुप में, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाली चीज है, वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि एक केमिकल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेस पे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किस जगह पे आके उसके साथ जुड़ेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब ये होते कितने किस्म के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और इसको हम थोड़ा सा जस्ट अभी मैं इन सब टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, मैं एक सीक्वेंस इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको एक जहन में रट्टा लगाने के बजाय आपको एक पता चल जाए कि हम कैसे चलें। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जिसको हम -I से जाहिर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जिसको हम +I से जाहिर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से अगर इफेक्ट आ रहा हो, क्या मतलब इसका कि ये एक CH3 CH2 CH2 Cl एक कंपाउंड है, ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और इधर एक प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल के साथ क्लोरीन अटैच है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो एक तरह का जैसे मैग्नेट होता है ना, तो ये मैग्नेट जैसे मैग्नेट के जो साथ एक अगर कोई नेल है तो उसको ज्यादा वो अपनी तरफ खींचेगा, उससे आगे नेल है तो कम खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वाले कार्बन से दूर होता जाएगा कार्बन, उस पे इसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, इस वाले क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब साथ वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे मैंने डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखा है, सिर्फ शो करने के लिए कि इफेक्ट कितना इस पे आ रहा है। इंडक्टिव मीन इंड्यूस करता है। ठीक है, इसने क्या इंड्यूस किया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया इस कार्बन के पास होगा, क्योंकि इसका ये क्लोरीन ने और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया इसके पास होगा। उसके बाद इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खींचे जाएंगे, इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन इतनी ताकत से नहीं खींचे जाएंगे। एक ये बात। दूसरी बात ये कि आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी बच्चा, आवाज आ रही है? अलीना, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, अभी क्लास हो रही है। सर आवाज कट रही है। हाँ जी, वो असल में अब ठीक है आवाज?
जी जी मतलब अमीर मेरा सर अब ठीक है। मैंने अपने मोबाइल के साथ असल में कनेक्ट किया हुआ है हॉटस्पॉट से लैपटॉप को, तो वो जब फोन आता है तो फिर ये मसला बन जाता है। मैं फोन काट भी देता हूँ लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा, एनीवे हम दोबारा से उसी से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि इंड्यूस करता है ये। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की मैं आपको एक जब पढ़ाऊंगा तो एक पूरी लिस्ट दूंगा कि किसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर किसका कम है, किसका कम है, किसका कम है। तो ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पे जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, कि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है साथ वाले एडजेसेंट कार्बन से। तो इस तरीके से ये, और ये परमानेंट होता है। अब ये कंपाउंड एक पूरे का पूरा बना हुआ है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है क्योंकि ये क्लोरीन तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्लोरीन ना हो तो इफेक्ट इसका ना हो ना। ठीक है, ये जब तक इसके साथ जुड़ा हुआ है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे ये मैंने लिखा क्लोरीन हैज मोर इम्पैक्ट, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर, इसका क्लोराइड का इस पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इस पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके लेसर, ये और सबसे कम होगा। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और ये परमानेंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस आई और माइनस आई का बता दिया। माइनस आई की एग्जांपल में साइनाइड ग्रुप है, नाइट्रेट, ब्रोमाइड। ठीक है, ये और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। प्लस आई इफेक्ट इसका बिल्कुल उलट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप का। अब ये एक है, नाइट्रोजन के साथ H की बजाय यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगे, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, जैसे क्लोराइड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर को, ये भी देगा, ये भी देगा। इसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन हैं ज्यादा लोन पेयर की फॉर्म में, ऊपर से ये भी कह रहे हैं ये ले लो ले लो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि इसमें कमी नहीं है बल्कि ज्यादती है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। तो इस तरह का इफेक्ट अगर कोई दे तो वो प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि कार्बोकेटाइन अगर हो हमारे पास तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो स्टेबल है या नहीं है। अगर मैं ये पूछूं, ये दो मैंने बनाए हुए हैं, एक कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो 3 जिसके साथ लगे हुए हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। और चूंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, तो ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन देके इसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। तो जब कमी पूरा हो जाती है तो इतनी ज्यादा वो चीज रिएक्टिव नहीं रहती, तो वो स्टेबल हो जाती है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। वैसे तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल ही है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल या ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कंपैरेटिव करना हो, इस तरह के मैं पेपर में पूछता हूँ सवाल। ठीक है, मैं आपको 2-3 कंपाउंड लिख दूं और मैं आपसे पूछूं, अभी आपसे कैमरा ऑन करवा के आप बताएं कि कैसे जज करेंगे, तो आपने जज कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को सोचें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जहां पर चार्ज हो, तो उसकी बेस पे आप देखें। अब अगर देखा जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि इसके पास मोहब्बत की कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इधर से पूरी हो रही थी 3 जगह से, तो ये थोड़ा सा सुकून में सुकून.com, ये इसको 2 जगह से हो रही है, लेकिन हो तो वैसे ये भी उससे बेहतर है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है जितना ये खुशहाल है। ठीक है, इसके पास 3 है इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसके पास सिर्फ 2। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये एक जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट देगा। इसी तरह से अगर मैं आ जाता हूँ इस तरह, अब ये कार्बन है वही एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज है, ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा है, ऊपर से ये भी दे रहे हैं इसको, तो इसने क्या करने इतने ज्यादा। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा हो गए तो ये स्टेबल फिर भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम हो तब भी स्टेबल नहीं होता,
इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाए तब भी स्टेबल नहीं होता। दूसरे लफ्जों में रिएक्टिविटी अगर उसकी बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ज्यादा लोकलाइज हो जाए तो वहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो फिर भी अनस्टेबिलिटी होगी। अगर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी भी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर भी अनस्टेबिलिटी होगी। तो अगर इस फॉर्म में देखें तो इसको तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसको नहीं चाहिए, इसके बाद पहले ही इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज था तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों कि उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज था लेकिन इतना प्रेशर इलेक्ट्रॉन का नहीं पड़ रहा इस कार्बन पे तो ये इसके मुकाबले में कम जो है ना अनस्टेबल होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा। ये ऊपर का एग्जांपल और नीचे की एग्जांपल में फर्क दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन की फॉर्म में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो कमी इन तीनों से पूरी हो रही थी जिसकी वजह से इसका वो जो कमी थी जो उसको दुख था क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पूरा हो रहा था जिसकी वजह से ये न्यूट्रल इन्वायरमेंट की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये स्टेबल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, जिसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट है वो कम होना शुरू हो गया। तो ये स्टेबल होना शुरू हो गया। स्टेबल होने की वजह से क्यों स्टेबल होना शुरू हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, इसको कमी थी तो पूरी हो रही थी। इधर कमी पूरी हो रही थी लेकिन दो मिथाइल ग्रुप से हो रही थी तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर इस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आए तो ये उल्टा हो जाएगा। अब आपने इसको रट्टा लगा लिया तो आप फंस जाएंगे। मैंने पेपर में ऐसी एग्जांपल दे देनी है, आपसे रट्टे से नहीं होंगे। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सोच। अब ये देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है कार्बन तो इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते तो ये स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं और इसके पास ऑलरेडी भी इलेक्ट्रॉन तो ये बहुत अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज हो रहा है, डी लोकलाइज नहीं हो रहा। अगर डी लोकलाइज का मतलब है पूरे मालिक्यूल पे फैल रहा होता तो फिर भी वो स्टेबल होता। ठीक है, या इसके अंदर पोलैरिटी कम होती, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कम हो या नेगेटिव चार्ज है तो वो कम हो। जितना ज्यादा चार्ज का इम्पैक्ट कम होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोकलाइज्ड होंगे उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड, ये एक और एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन की, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट की। इसमें क्या है, अगर आप देखें तो ये अगर CH3COOH ये अगर ये एसिटिक एसिड है, ये नीचे लिखा CH3COOH। अब ये मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O और OH है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और इधर भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये आपस में ये कन्वर्ट होता रहता है। यहाँ पे कभी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस एरिया में, ये COO एरिया में। ठीक है, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके साथ जुड़ा ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा है तो ये H को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा कि इसको तो पॉजिटिव चाहिए जो इसकी पोलैरिटी का इम्पैक्ट कम करे, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो अगर H पॉजिटिव अलग कर देता है तो फिर तो इसका मतलब है इसको तो जरूरत ही नहीं है H की, हालांकि इसको बहुत सख्त जरूरत है। तो इस एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा होता है, जहां पे H आयन रिलीज ना हो। ठीक है, आर्हीनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट अपने माइंड में लाएं तो उसमें ये कि जो पानी के अंदर ज्यादा H आयन दे दे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड के केस में ये H रिलीज ही नहीं होगा पानी के अंदर। क्यों कि इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है यहाँ पर और यहाँ पर इसको कमी नहीं है और मिथाइल ग्रुप भी डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इस H ये छोड़ेगा ही नहीं ये ग्रुप इस H को। जब छोड़ेगा नहीं तो पानी के अंदर H आयन नहीं आएंगे तो इसका मतलब है ये वाला H रिलीज नहीं होगा जिसकी वजह से एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं CH3 की जगह पे क्लोराइड ग्रुप लगाऊं, यहाँ से मैं हटा दिया, यहाँ पे Cl, सॉरी CH3 की जगह नहीं, CH3 के एक H की जगह पे अगर मैं एक क्लोराइड लगाऊं, ठीक है, यानी कि Cl CH2 बन जाए
यानी कि एक H हटा के मैंने एक क्लोराइड ग्रुप लगाया। अब क्या हुआ, अब क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इस मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ये जो कार अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा था इस तरफ, वो पुश नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर अगर मैं क्लोराइड लगा दूं तो वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ऊपर से ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ खींच रही है, तो एक तरह की यहाँ पर खींचातानी शुरू हो गई। तो खींचातानी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल पे फैलना शुरू हो गया। पहले था इस एरिया में इलेक्ट्रॉन, आगे पीछे हो ही नहीं रहे थे। अब एक क्लोराइड लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जानी शुरू होगी। तो क्या हुआ, इस H को मौका मिल गया भागने का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पानी के अंदर अगर टूट भी जाएगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है तो वो ये क्लोराइड संभाल लेगा। वो कहेगा कोई मसला नहीं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो गए, H को जाने दो, दफा करो, मैं हूं ना, आन दो, साड़ी बारी आन दो। तो ये फिर क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो बाद में, अच्छा, जब H हटेगा तो ये पीछे एनाइन बन जाएगा। तो वो वाला एसिड स्टेबल होगा जिसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो या वो एनाइन स्टेबल हो। तो अगर यहाँ पर मैं एक क्लोराइड लगा दूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब अच्छा, अगर मैं एक H की बजाय तीनों ही क्लोराइड लगा दूं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। क्यों, कि यहाँ पर इस कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए यहाँ पर तीन क्लोराइड, तीन मैंने संडे लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन को दिन रात खींच रहे हैं। तो ये कार्बन मासूम सी वैसे ही, तो यहाँ से भी वो फिर खींच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के ऊपर असर या इम्पैक्ट, या जो उसकी पावर थी इसको H को अपनी तरफ पकड़ के रखने की, वो कम हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो बरतानिया उस टाइम जंगेजीन से फारग हुआ था, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो पाकिस्तान और इंडिया पे अपना तसल्लुत रखता। तो उसने क्या किया, यहाँ से जान छुड़ाई और उधर ही बैठ गया, तो आज़ाद हो गया। इसी तरीके से अब इसको जब पीछे से मुसीबत पड़ी ना, ठीक है, पीछे से तीन क्लोराइड आ गए जो दिन रात लगे हुए उसको खींचने, तो उसने कहा यार मैं अब इस हाइड्रोजन के साथ इसको पकड़ूं या पीछे से अपनी जान छुड़ाऊं, तो उसने इसको छोड़ दिया। अब जैसे ये ज्यादा रिलीज हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका जो नेगेटिव चार्ज वाला एनाइन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा अगर ये क्लोराइड H की जगह पे हम लगाएं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड का पता चला कि अगर तीन क्लोराइड होंगे तो वो ज्यादा पुश करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और अगर दो होंगे तो कम करेंगे, एक होगा तो और कम करेगा, अगर तीनों ही H होंगे तो बिल्कुल जैसे एसिटिक एसिड। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तीन वाला, उसके बाद ये, और उसके बाद ये सबसे वीक है। और एसिटिक एसिड वैसे ही वीक एसिड, आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड है, सिरके में जो आर्टिफिशियल सिरका है उसके तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इंडस्ट्री में भी है, सिर्फ वीक एसिड होने की वजह से। बाद जगह पे हमें वीक एसिड, अच्छा एक बार याद रखिएगा, किसी इंसान की कोई भी खूबी है ना, कोई भी चीज, तो वो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी होती है। तो बाद जगह पे हमें अगर वीक एसिड चाहिए तो कहने को तो ये वीक है कि यार इसका की फायदा, लेकिन बहुत जगह पे इतना अच्छा इसका फायदा है, वहां पर HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी यहाँ पर बड़ी जरूरी होती हैं। अच्छा, अब बेसिक स्ट्रेंथ उलट है, यानी कि जो पानी में ज्यादा OH दे। अच्छा, लेकिन अगर मैं ल्यूइस एसिड की बेस पे बात करूं, तो ल्यूइस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो ज्यादा डोनेट, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पास OH तो नहीं है या H को अपनी तरफ तो नहीं खींचा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसके पास चीजें हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है वो बेस होता है ल्यूइस बेस की। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस, ये भी एक एसिड बेस कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये मैंने PC1 में पढ़ाया था। अब आप लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, आपने तो मुझसे नहीं पढ़ा लेकिन किसी न किसी ने तो आपको बताया होगा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, इसके पास पहले ही है, तो ये तो देना ही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने थे, तो इसको पीछे से भी पूरी सपोर्ट मिल रही है, आहो आहो दे दे, जान छुड़ा जान छुड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू दिस, कि यहाँ पर ये भी देना चाह रहा है, ये भी देना चाह रहा है, इसके पास भी है, लेकिन ये CH3 ये ज्यादा इसको पुश कर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसके पास इससे कम है, वैसे तो इसके में ही बहुत ज्यादा। ठीक है, तो
ये उसका स्क्रीन छोटी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों की आपकी एग्जांपल आ गई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब आ जाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट ये मैंने आपको जैसे बताया था, बेंजीन रिंग में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। अच्छा, ये जो एरो लगाने का तरीका है, ये मैंने बनाए पेपर पे इसलिए है ताकि आपको ये आ जाए। अगर आपने बच्चों पेपर में या वैसे असाइनमेंट में या क्विज में एरो गलत लग गए तो उसके नंबर नहीं होते। एरो का मतलब क्या है? अगर ये मैं एरो इधर से उठा के इस दोनों कार्बन के दरमियान में ले जा रहा हूँ और डबल लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ये रेजोनेंस इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए ये साइन है, और ये फिर यहाँ पर दूसरी फॉर्म, यानी कि यहाँ सिंगल था वहां डबल हो गया, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी? कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। मतलब डीलोकलाइज का मतलब है एक जगह पे लोकलाइज्ड या मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर भी है, उसके बाद कभी भाग के इधर जा रहे हैं, कभी भाग के इधर जा रहे हैं, कभी भाग के इधर जा रहे हैं। तो इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर में मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी किसी स्ट्रक्चर में उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा, और उतनी ही ज्यादा अगर उसमें कॉन्जुगेशन होगी तब भी रेजोनेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन मीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये अगर मैंने बताया था ऐसे ऐसे बाहर भी चले तो फिर भी जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस स्ट्रक्चर में। अब इसकी 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। ये कॉन्जुगेशन की एग्जांपल है, ये देखें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज कभी इधर चला जाता है, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड उठ के दरमियान में आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब एरो लगाना है, अगर मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँ तो यहाँ से मैं एरो उठा के कार्बन के ऊपर ऐसे लिखूंगा और इसके बाद इस पे नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करते हैं। सेम अगर मैं इधर से उठाता हूँ बॉन्ड, तो मैं उठा के इधर से दरमियान में लिखूंगा, इस कार्बन के ऊपर नहीं लिखूंगा। तो जब इधर से उठा के मैं इधर लिखूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ कॉन्जुगेट या रेजोनेंस फॉर्म जैसे बेंजीन की बनाई है ऐसे ही यहाँ भी बनाई। और ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है, क्योंकि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, पाई मीन डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिंगल होता है, एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिंगल होता है और दो पाई बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से पी ऑर्बिटल और पाई के दरमियान भी, अब यहाँ पर पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर्स हैं और ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो सकती है। अब देखा जाए तो ये डबल सिंगल डबल तो नहीं है, ये क्या है, डबल सिंगल और पी ऑर्बिटल, यानी कि ये भी कॉन्जुगेशन इन इस फॉर्म में, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था लेकिन लोन पेयर था। तो लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आगे मूवमेंट हो, यानी कि दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड हो, उससे आगे डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर वाली कोई स्पीशी हो, तो फिर भी कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम पी ऑर्बिटल और पाई के दरमियान कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो भी कंजुगेशन होता है। जैसे ये पाई ऑर्बिटल है, अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आगे डबल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी, उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? इसको हम नो बाउंड रेजोनेंस भी कहते हैं, यानी कि विदाउट बॉन्ड। विदाउट बॉन्ड से मुराद ये नहीं है कि बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो हम शो नहीं करते। कैसे? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन कहलाती है। फंक्शनल ग्रुप से मुराद क्या है? डबल ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही हम उसको कंसीडर करते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो अब ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में ये ए बी कार्बन शामिल है और ये भी कार्बन शामिल है।
अब इसके बाद इससे आगे क्या अटैच है, इस कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जितनी हाइड्रोजन अटैच होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी एक रेजोनेंस की फॉर्म है। कैसे होती है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये अब डबल बॉन्ड था, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से ये जो सिंगल बॉन्ड था, जो सिग्मा बॉन्ड था, वो टूट गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और इस ये जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वो फिर आगे शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये H पॉजिटिव यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने H पॉजिटिव भी नहीं लिखा और ना ही यहाँ पर नेगेटिव लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह ये है कि ये बॉन्ड ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और ये परमानेंट नहीं होता, ये नॉन परमानेंट है। जैसे मैंने पहले आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट था वो परमानेंट था, ये परमानेंट नहीं होता। क्यों? ये रिवर्स भी हो जाएगा, यहाँ से फिर वापस आएगा, ये बॉन्ड दोबारा बन जाएगा। तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, उतनी ही ज्यादा बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया वो चार्ज क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक बॉन्ड नहीं है लेकिन ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे इनके ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आपस में ये जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। लेकिन आप ये समझ लें कि एक घर है, घर के अंदर रहने वाला कोई नहीं है लेकिन घर मौजूद है, ठीक। तो इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ था। कैसे बना हुआ था? इस कार्बन में आपको जब हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये कार्बन अगर कितनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 से, तो इसका मतलब है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके 3 रीजनरेट ऑर्बिटल बनाए, ठीक है, जिनमें से एक इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इस तरह से मिला। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके नतीजे में वो घर तो बन गया ना, उसमें रहने वाला कोई नहीं था इस फॉर्म में, इस हाइपर कंजुगेशन फॉर्म में। तो सिग्मा पाई कंजुगेशन भी इसको हम कहते हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, ठीक है, ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है, घर मौजूद है लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां से थोड़ा सा ओके कहते ने वी मॉल जाना से जरा सैर सपाटा करन, तो वो सैर सपाटा करने गया हुआ है लेकिन यहाँ पे घर खाली छोड़ गया, लेकिन घर खत्म नहीं हुआ। ये नहीं है कि यहाँ पे जमीन बन गई और दोबारा से अब वापस कैसे आए, घर मौजूद है, ठीक है, सजना का राजा वे, घर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन वापस भी आ जाते हैं। तो मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर स्टेबिलिटी, मोर डीलोकलाइजेशन। अब स्टेबिलिटी इसकी एप्लीकेशन क्या है? जैसे ये अब ये दो अल्कीन्स हैं, अल्कीन मीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें इसमें ये 4 मैंने अल्कीन बनाई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो आपके माइंड में आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कोई नहीं लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन देगा। इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इधर को आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले ही इसके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। अब आ जाते हैं हम उसकी रेजोनेंस की तरफ। अब रेजोनेंस की बात करूं तो कंजुगेशन भी नहीं है, डबल सिंगल चलता तो रेजोनेंस होती, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा इसको हम चेक करते हैं हाइपर कंजुगेशन की बेस पे, ठीक है। अब आप हाइपर कंजुगेशन, मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछता हूं तो मैं ये नहीं बताता कि किस बेस पे चेक करना है, ये आपने खुद सोचना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है। अब मैं देखता हूँ हाइपर, हाँ यार हाइपर कंजुगेशन तो है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, हाँ चलो जी 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 हाइपर कंजुगेशन फॉर्म इसकी बनेगी। 3 हाइपर कंजुगेशन फॉर्म कैसे? पहले एक H डीलोकलाइज होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ठीक है ना, इसलिए 3 बने। अब इसमें आ जाते हैं, ये भी एक अल्कीन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, यानी कि इस H की जगह पर अगर मैं मिथाइल ग्रुप, अब इस फॉर्म में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी अल्फा कार्बन दोनों साइडों पे होंगी, ये फंक्शनल ग्रुप। देखें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन में ये दोनों शामिल है, ये भी और ये भी। ये नहीं है कि आपने अल्फा कार्बन इसको कह देना तो इसको कोई बीटा कह देना, ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप के साथ है,
ये भी फंक्शनल ग्रुप के साथ है। तो डबल बॉन्ड की दोनों साइडों वालों को आपने नहीं गिनना, अल्फा कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ये याद रखें, ये पेपर में आपसे मिस्टेक होनी है, क्विज में भी मिस्टेक होनी है, और ये कंसेप्ट आपको भूल जाना है, फिर आपने कहना सर हमें समझ नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप सर देखना मुझे पहले, समझ नहीं आई, एक दफा बता रहे हैं फिर। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मीन अल्कीन है, अल्कीन है। अल्कीन डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, इसको आपने नहीं गिनना अल्फा कार्बन के लिए, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक अल्कीन है, ये एक ग्रुप है CH3 CH CH CH3। अब मुझे कैसे पता चला यहाँ H और H है? मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। अगर आपको रट्टा लगाया हुआ भूल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड लिख के C लिखेंगे, तो आप पता चलेगा इस कार्बन ने 2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए तो चौथी हाइड्रोजन होगी, इस कार्बन इसके साथ 1 बॉन्ड बनाए तो 3 हो। अब ये फंक्शनल ग्रुप है पूरे का पूरा, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है और हर कार्बन के साथ 3-3 H लगे हुए हैं। इसका मतलब है इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे और 1 अल्फा कार्बन थी, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 2 अल्फा कार्बन है। इसका हम मजीद भी प्रैक्टिस, अब नीचे आ जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CH3 लगा हुआ, यहाँ CH3 यहाँ CH। अब ये मैंने इसको सर्कल इसलिए किया कि आपको भी याद रहे कि ये हम इसके बाहर वालों को हमने गिनना है। तो यहाँ पर इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन, और उधर से इस कार्बन को अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा कार्बन है और हर कार्बन के साथ 3 H लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सब कार्बन के साथ CH3 ग्रुप लगे हुए, तो ये पूरे का पूरा तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके साथ भी ये 4 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और 12 हर कार्बन के साथ 3-3 H लगे हुए, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप आंखें बंद करके फड़क करके स्ट्रक्चर बनाए बगैर ही कह सकते हो कि ये 12 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 12 दफा हाइपर कंजुगेशन हो सकती है, 12 दफा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, 12 दफा इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकती है हाइपर कंजुगेशन वाली, और जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है ये बात? जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे, इसकी बेस पे आपने जज करना है। चलिए, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही हाइपर कंजुगेशन फॉर्म बनेंगी। तो 12 वाला ज्यादा स्टेबल, 9 वाला, फिर 6 वाला, ये स्टेबिलिटी ऐसे चेक करते हैं। अब आ जाते हैं इस पे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने रिएजेंट डाला और इस तरीके से एक टेम्पररी इफेक्ट उस पर पैदा हो गया, इट इज ड्यू टू द रिएजेंट, यानी कि जैसे ही हम रिएजेंट को हटा, ये एक मालिक्यूल था A और B, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है और A की कम है, लेकिन मैंने जब रिएजेंट डाला तो उसने इन दोनों को अलग कर दिया अपनी बेस से। फॉर एग्जांपल मैंने रिएजेंट डाला इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो क्या करेगा, इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा और इसको अलग कर देगा, ठीक है। इसने ये पॉजिटिव बना दिया और बी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए। तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, इट इज ड्यू टू द रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से जो इम्पैक्ट आता है वो होता है। इसकी एग्जांपल नीचे एक बनी है, ये जैसे मीथेन की एग्जांपल है, ठीक है। और इस पे हमने कोई कंपाउंड डाला तो उसने एक कार्बन के ऊपर, हालांकि ये न्यूट्रल था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया, इस किस वजह से आया, क्योंकि हमने इस पे H पॉजिटिव या कोई एसिडिक चीज डाली। अब वो H पॉजिटिव कहाँ पर लगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये H उसके साथ लग के, तो CH3 CH2 CH3 इस तरह से कंपाउंड बन गए, उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से काफी चेंजेस आती हैं। जैसे ये साइनाइड की एग्जांपल है कि अगर ये CH3COH ये एक अल्डिहाइड है, ठीक है, इसको हम एस्टिक एसिड होता है ना CH3COOH, तो अगर OOH ना हो, COH हो, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जैसे एसिटिक एसिड मैंने कहा था पहले CH3COOH को, तो ये एसिटिक
एन एस्टल्डिहाइड है, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम कार्बन की बेस पे, इसमें 2 कार्बन है तो ये एथानल कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर जो था वो एथानोइक एसिड कहलाएगा, 2 कार्बन में, ओके। ये मैं नॉमेनक्लेचर भी आप इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, ये साइनाइड डाला नेगेटिव था, तो यहाँ पर नेगेटिव कैसे इंड्यूस हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, तो ये CN जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम जब रिएक्शन करवाते हैं रीएजेंट की बेस पे हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट आता है किसी रीएजेंट की वजह से, इसको हम मीसोमेरिक इफेक्ट, इसको टेम्पररी इफेक्ट होता है, हम रीएजेंट हटा देंगे तो वो वापस उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप कितनी टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये आपने पहले रीएजेंट्स का पढ़ा, आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स पढ़ी। अब हम आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन उठा लें, वो 4 किस्म का ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब है, सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का लड़की की आपस में मंगनी हुई थी, तो बाद में लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया, तो पहला लड़का छोड़ दिया, दूसरे लड़के के साथ उसकी मंगनी होगी, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक की जगह पे दूसरा आ गया। दूसरा कैसे आया, वो ज्यादा खूबसूरत था, ज्यादा हैंडसम था, ज्यादा पैसे वाला था, उसके पास गाड़ी थी, उसके पास पेपर में भी हमें फिर ऐसे ही लिखना, फिर हमें नंबर देंगे आप? नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेरी समझ भी ये एग्जांपल लिखनी है। ਇਹੋ जी नहीं लिखनी, केमिस्ट्री दी लिखनी तुसी, ये सिर्फ केमिस्ट्री समझो। हम कहेंगे ऐसे ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है तो यही लिख देते हैं। बस ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया कि एक को दूसरे ने रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने SN रिएक्शन FSC में पढ़ा था, SN1 SN2, तो वो क्या था, न्यूक्लियोफाइल दूसरे को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस तरह के रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक उसमें से स्पीशीज निकल गई और उसकी जगह पे दूसरी लग गई। दूसरी टाइप होती है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में ऐड होना, यानी कि उसमें ऑलरेडी कमी थी, जैसे एक मर्द है, उसकी एक बीवी है, तो वो एक और शादी कर लेता है, पहली को भी नहीं छोड़ता, तो ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि उसने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन ऐड कर लेता अपने दरमियान, तो वो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसने हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसके पास इतनी गुंजाइश थी तो वो गुंजाइश पूरी हो गई। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई, डबल बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन ऐड हुई तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये एडिशन रिएक्शन इस तरह के भी होंगे। एक हो गए सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई एक स्पीशीज दूसरे को रिप्लेस कर देती है। वो दूसरी टाइप के कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसमें कोई चीज ऐड हो जाती है, और ये कब होगी, जब अनसैचुरेशन होगी मोस्टली, ठीक है, अनसैचुरेशन में एडिशन रिएक्शन होगा। तीसरी टाइप है इलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें एक चीज को इलिमिनेट किया जाता है, नाम से जाहिर है, ठीक है, यानी कि वो वहां से निकल जाती है। सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या फर्क है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर। रीअरेंजमेंट में एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन एक जगह से एक ग्रुप टूट के किसी दूसरी जगह लग गया, यानी कि आपका एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं, तो आपने अपना कमरा चेंज किया, घर वही रहा, ठीक है, घर वही रहा मॉलिक्यूल का, लेकिन उसने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कर ली विद इन मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल ना टूटा है, मतलब टूट के ज़ाहिर है बॉन्डिंग बनी है, लेकिन मतलब किसी और के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। तो पहली टाइप सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक एटम रिप्लेस अदर, ठीक है, जैसे CH3, ये इनका आपस में कनेक्शन था, ठीक है, इनकी मंगनी हुई थी, शादी हुई थी, तो ये दूसरा आया, इसने इसको उड़ा दिया, ये पा और बाहर, ठीक है, या बाहर बैठा है अपने किसी और इंतजार में। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो इलेक्ट्रोफाइल करता है, न्यूक्लियोफिल में न्यूक्लियोफाइल करता है, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल करता है। अब ये तीनों क्या है, ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका, रीएजेंट्स, ठीक है, यही करेंगे ना, ये जो हम चीज ऐड करते हैं किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो रीएजेंट कहलाता है। तो अगर रीएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर वो रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर वो फ्री रेडिकल होगा तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी, ठीक है। नीचे एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियोफाइल की, जैसे CH3Cl के साथ कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, उस न्यूक्लियोफाइल को हटा के
ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, क्लोरीन अलहदा हो गया और ये OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, अल्कोहल बन गया, CH3OH अल्कोहल बन गया और Cl नेगेटिव अलहदा हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव रीएजेंट अटैक करता है। ये बेंजीन का H दिखाया, H का क्या मतलब, ना भी दिखाया ना तो अंडरस्टूड है। मैंने आपको पहले बताया था कि बेंजीन रिंग में अगर सिर्फ हम ऐसे कोने बना दें तो उसका मतलब भी अंडरस्टूड है कि इसके जो बाकी बॉन्ड, और मैंने जो ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन बनाई थी डबल सिंगल डबल की बजाय अगर हम ये ऐसे दायरा लगा दें तो इसका मतलब है ये चुल्लू फिर गया है, उल्लू हो गया, ये सारा एक जैसा ही है, ठीक है ना। ये सिंगल सिंगल जैसा है ना डबल डबल जैसा है, ये सब एक जैसे, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना आजकल के जमाने में सब मर्द एक जैसे हैं, तो ये भी सारे कार्बन एक जैसे। तो यहाँ पर H की जगह पे Cl लग गया तो ये H अलग बाहर आ गया। ये सिर्फ चूंकि रिएक्शन दिखाना था इसलिए इस H को शो किया, अदरवाइज अगर बेंजीन रिंग और Cl पॉजिटिव अगर यहाँ पर मैं लगाता तो यहाँ से ऑब्वियसली इसने हाइड्रोजन को ही रिप्लेस किया, तो ये क्लोरोबेंजीन बनी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक एग्जांपल है। तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को, जैसे ये Cl पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस किया। अच्छा जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लोरीन की एग्जांपल दी थी, ये हाफ एरो दिखाना आपने, ठीक है, ये एरो लगा के ये आधा एरो, ये इसको अगर आपने पूरा किया इसका मतलब है ये पूरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, हाफ एरो का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये होमोलिटिक स्प्लिटिंग हुई। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम यूवी लाइट ऐसे लिख के एच न्यू भी लिख देते हैं, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक Cl डॉट और ये एक Cl डॉट इस तरह से हम शो करते हैं फ्री रेडिकल को। तो ये डॉट ने इस पे अटैक मारा तो H डॉट अलहदा हो गया और ये Cl उसके साथ मिल गया। अब ये एक Cl पहले भी मौजूद था और ये H डॉट भी मौजूद था, ये आपस में मिलके HCl बन गए। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐड हो जाना, और ये मोस्टली ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है, डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है। सिंगल के बाद फिर एडिशन की गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि उसके पास फिर रिप्लेसमेंट ही होगी, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन ही होगी, ठीक है, एडिशन नहीं होगी। एडिशन इस फॉर्म में हो सकती है। अब अगर तो एक जैसी चीजें हैं तो वो तो ऐड होगी दोनों इधर, लेकिन अगर एक जैसी नहीं है जैसे HBr नेगेटिव है तो अब ये कैसे होगा। अब यहाँ पर एक रूल होता है मार्कोनिकॉफ रूल, आपने एफएससी में पढ़ा होगा, जिसमें जो नेगेटिव है वो उसके साथ अटैच होगा जिसके साथ कम नेगेटिव, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ अटैच होगा। तो ब्रोमीन इसके साथ CH के साथ अटैच होगी, CH2 के साथ H अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CHBr और CH3, ठीक है। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है, उसमें क्या होता है कि उलट हो जाता है कि ये H जो है इधर जाए, वो कब होगा जब हम रिएजेंट चेंज करेंगे। वो कैसे, जैसे अल्कोहलिक इसमें सॉरी ये पेरोक्साइड है, ठीक है, ये इसी वही ऊपर वाला मॉलिक्यूल लिखा है, लेकिन अगर मैं पेरोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाऊंगा तो ये उलट हो जाएगा। इसी तरह से एससीएन की एग्जांपल है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये बस करें थक गए हैं। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा ही रह गया, ये टाइप्स पूरी करके खत्म है। इसके बाद एलिमिनेशन और वो है, उसके बाद मैंने मजीद नहीं पढ़ा रखा, टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, ये आपको ओवरऑल पूरा व्यू देना ना तो फिर ये पूरा हो जाता है। ऑलवेज डबल सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ एडिशन, एडिशन में क्या होता है ऐड होना, एलिमिनेशन में उलट हो जाता है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन और इसमें फर्क समझना। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया। एलिमिनेशन में भी उसमें से कुछ निकल रहा होता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही होती, यानी कि उसकी जगह कुछ लगना नहीं है बल्कि निकल ही जाना है एक इधर। और सिंगल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में। ये उलट है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये एक कंपाउंड है, ये बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड बने हुए, सिग्मा बॉन्ड है सारे के। अल्कोहलिक KH की मौजूदगी में इसमें से HBr निकल जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम प्रोपानोल के अंदर ऐड करेंगे
तो वाटर निकलेगा। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जब कोई चीज वाटर को निकालती है तो इसका मतलब है उसने डिहाइड्रेशन की, पानी को निकाला, तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन निकलती तो हम कहते हैं इसको डिहाइड्रोजिनेशन, इसने सिर्फ हाइड्रोजन को निकाला। तो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन में फर्क नामों का नहीं है, इसमें टर्म का भी फर्क है, तो गलत नहीं करना पेपर में। तो दिस इज डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये लास्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें मैंने बताया था एक ही घर है, कमरा चेंज किया। तो इसमें अगर आप देखें तो इस CH2 के साथ ये CH3 अटैच हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो रीअरेंजमेंट हुई है एक ही मॉलिक्यूल में। ये एक तरह की हम इसको आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट तो उतना ही रहा, ना इसमें कोई ऐड हुई चीज बाहर से, ना ही इसमें से कुछ निकला। तो इसके कार्बन और हाइड्रोजन तो उतने ही रहे। ठीक है, फर्क क्या पड़ा कि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन का मतलब केटाइन है और 3 उसके साथ ग्रुप अटैच है, तो ये टर्शरी है। इसके साथ एक ग्रुप अटैच है, ये वाला C, क्योंकि एक कार्बन अटैच है, इसके साथ 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन और वो स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बेस पे पूछूं तो आप रीअरेंजमेंट की बेस पे भी बता सकते हैं। और स्टेबिलिटी एक बार याद रखिएगा, प्राइमरी से ज्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, मैं किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में इसी की बेस पे पेपर लेना है। एक बार याद रखिएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ पेपर में उसी में से लेता हूँ। मैंने आपके BS लेवल पे फर्स्ट मैं अनसीन पेपर मतलब ऐसी बात नहीं पूछता जो मैंने पढ़ाई नहीं होती। तो ये किसी ना किसी फॉर्म में मैंने बात की होती है और आपको ना वाइवे में याद होती है ना आपको पेपर में याद होती है। मैं अभी से बता रहा हूँ, दिमाग खोल के सुनना है। और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा से सुन लीजिएगा अगर समझ ना आए। अच्छा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबिलिटी, और ये स्पॉन्टेनियस होगा, रिएजेंट्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है 4 कार्बन वाली, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा ये हम एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें डालेंगे तो ये प्राइमरी से ये इस तरह से आइसोब्यूटेन बन जाएगी। ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना हो अभी तक जो पढ़ा? सर ये वाले नोट्स मार्कोनिक हमें और मिल एंटी जाएंगे? मार्कोनिक में सिर्फ हमने ये याद रखना है कि ये इसमें आपने कोई एग्जांपल नहीं दी मार्कोनिक वगैरह में। मार्कोनिकॉफ रूल की एग्जांपल तो दी है HBr का, और एंटी मार्कोनिकॉफ की दी तो है कि मैंने अगर उसमें मैं ओके ओके रिएजेंट चेंज जी। करता हूँ, मैंने दोनों एग्जांपल दिए। मैंने बताया सल्फ्यूरिक कि एसिड जो है आपने बताया। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड से वो नहीं ठीक नहीं है। वो तो देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। मार्कोनिक। ये मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे, ये देखिए पेरोक्साइड की मौजूदगी में एंटी हो गया ना, कि जब आपने पेरोक्साइड डाला तो Br इसकी बजाय इस तरफ अटैच हो गया। ये जब हमने रिएक्शन बनाने, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पेपर में ये पूछता हूँ कि आप अल्काइल हैलाइड बनाएं इसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, या अल्कीन के रिएक्शन में मैं ये आपसे पूछ लूं कि आप अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाएं, तो आपको ये दोनों अल्काइल हैलाइड बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे इस कार्बन के साथ अटैच है और ये सेकेंडरी, दोनों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, Br के साथ बनाए। हाँ, मतलब ये Br इधर भी अटैच हो सकता है, इधर भी अटैच हो सकता है, तो आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए। इधर कैसे अटैच होगा, ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है कि नेगेटिव चार्ज ने जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच हो जाना। लेकिन एंटी कब होगा, जब हम पेरोक्साइड डाल दें। ठीक है, तो हम रिएक्शन को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जितना भी आज मैंने पढ़ाया, हम एक एक टॉपिक को फर्दर डिटेल से हम पढ़ेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लोअल्केन में जस्ट फर्क आपको याद होगा, अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और साइक्लोअल्केन में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो कि
डबल बॉन्ड नहीं होता, उसमें सिंगल बॉन्ड, इस वजह से उसको अल्केन कहते हैं। इसी तरह से अल्काइल हलाइड का मैंने आपको बता दिया कि अल्काइल ग्रुप के साथ हलाइड हैलोजन अगर लगी हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये लगे हों तो हम उसको कहते हैं अल्काइल हलाइड। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हो तो वो अल्कोहल है। अगर COOH लगा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ऑक्सीजन की दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप हो और ऑक्सीजन दरमियान में सैंडविच हो रहा हो तो वो ईथर है। ठीक है, इस तरह से COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिरी जो H था उसकी जगह पर भी अल्काइल ग्रुप लग जाए तो वो एस्टर फॉर्मेशन है, वो एस्टर होगा। तो ये एक मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स हैं। तो ये सारा आपके सिलेबस का पार्ट है। अब हम इसको वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि